Assalamu alaikum. So this is the discussion session for FSC first FLP full length paper in accordance to PPSC जो कि recently test हुआ for PPSC or PPSC batch. So let's start with first question. Dyne is to force as Kaiser is to. So दो MKS जो सिस्टम जिसे हम SI यूनिट्स भी कहते हैं उसमें क्या है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड्स है। इसी तरह का एक सिस्टम इंटरनेशनल जो यूज होता है दैट CGS जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इसमें फोर्स के यूनिट होता है यूज डाइन, एनर्जी के लिए अर्ज और वेव नंबर के लिए काइजर। इसी वजह से वेव नंबर को अगर आप जब लिखते हैं तो वेव नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई ओवर लैम्डा और उसको जो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं दैट्स के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। सो वेव नंबर का जो CGS यूनिट है दैट्स काइजर। ओके, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन 2, dimensionless quantity out of the following। तो जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ रिजॉल्विंग पावर, एंगुलर वेलोसिटी डिमेंशन रखने वाली क्वांटिटी है, इसकी डिमेंशन 1/t है। स्प्रिंग कांस्टेंट F/x, इसकी डिमेंशन भी है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर जो कि रेशियो है लैम्डास की, उसकी डिमेंशन नहीं है। सो इट्स अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके अलावा स्ट्रेन है जिसकी डिमेंशन नहीं है। और भी इस तरह की क्वांटिटी आप सर्च आउट करके एक लिस्ट बना सकते हैं इन FSC फिजिक्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के कौन कौन सी क्वांटिटी की डिमेंशन नहीं होती। डिमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। सो स्ट्रेस के लिए आप यानी मॉडुलस को अगर हम स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इसको अगर m से लिख देते हैं तो मॉडुलस ऑफ, क्योंकि स्ट्रेन की डिमेंशन नहीं होती तो इसकी डिमेंशन सेम वही होगी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज सेम डिमेंशन एज दैट ऑफ स्ट्रेस। इन दोनों की डिमेंशन जो है वो सेम होंगी। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन 4th। A circle has how many radians and sphere has how many steradians? So radian क्या है? The angle made at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of a circle. So length over radius, so length circle की होती है 2 pi r और ये r, so it's 2 pi. So total angle in a circle is 2 pi radian. अब अगर हम स्टेरेडियन की बात करें यानी इसको हम थीटा, इसको थीटा प्राइम, वैसे इसके लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। सो इसकी जो रेशियो है वो एरिया और आर स्क्वायर की होती है। स्टेरेडियन मेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया हुज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो एरिया आपके पास स्फीयर का है 4 पाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, सो इट्स 4 पाई। सो 4 पाई एंड 2 पाई, सो सर्कल हैज 2 पाई एंड दिस हैज 4 पाई, सो ये आपका आंसर होगा सी। सो दिस इज हाउ वन कैन मेक फॉर अ फुल सर्कल। अब अगर यहाँ पे सेमी सर्कल हो तो सारी बात है ये चीज हाफ हो जाएगी। सो बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट। बाद का स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज किया जा रहा होता है इन चीज सिंपल चीजों को। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन 5। A solid angle subtended at the center of a sphere is 3 steradian by an area of 300 centimeter square. What is the diameter of sphere? अभी हमने recently फॉर्मूला लिखा, दोबारा लिखते हैं। solid angle is equal to area over r square. एरिया है 300 और r square हमें मालूम करना है, जबकि जो एंगल हमें 3 दिया गया। सो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो r square is equal to 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ इनपुट, बट क्वेश्चन सजेस्ट के यू शुड लुक फॉर डायमीटर। सो r और डायमीटर डबल होते हैं, सो इट्स आंसर इज 20 centimeter. So again the same formula,
in a different context and which will give you the answer. Okay, next question 6. An experiment is performed to determine the value of G repeated for 5 times. 9.71, 9.81, 9.89, 9.79 and 9.86. The correct statement about the experiment is, तो हम यहाँ पे experiment में देख रहे हैं कि हमारी जो values हैं वो जो original value है या जो experimentally known value है 9.8 जो usually हम लेते हैं 9.81 उसके नज़दीक तरीन है, so लिहाजा it has to be accurate. और value जो है उनकी जो spread है वो काफ़ी कम है, नज़दीक है, 9.71 और 9.89 के दरमियान वैल्यू लाई करती हैं, सो लिहाजा इसका आंसर जो मोस्ट बनेगा वो बनेगा प्रिसाइज एज वेल एक्यूरेट. प्रिसिशन इज अबाउट द स्प्रेडनेस, अगर स्प्रेड कम है तो इट्स प्रिसाइज, अगर स्प्रेड ज्यादा है तो इट्स नॉट प्रिसाइज. एक्यूरेसी का ताल्लुक है असल वैल्यू के कितना करीब है, तो अगर वो जैसे कि यहाँ पे है इन इसकी एवरेज लें तो दैट विल बी राउंड अबाउट 9.81, तो लिहाजा इट्स एक्यूरेट एज वेल. Mass of the object is 8% uncertainty and momentum supplied is 8% uncertain. Total percentage uncertainty in kinetic energies. तो kinetic energy और momentum का जो relation है p square over 2 है, तो यहाँ पे p है आपके पास 8% और स्केयर करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और आपके पास mass के लिए आ जाएगा 8%, तो इट्स 16 प्लस 8 क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी तो इट्स 24%. तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका सी बनेगा 24%. ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन 8. ओके, क्वेश्चन 8. द टाइम टेकन बाय लाइट फॉर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या मुराद है? Astronomical unit is almost approximate distance from sun to earth. तो astronomical unit से मुराद वो टाइम है जो कि लाइट अर्थ से सन के लिए कवर करती है और वो 8 मिनट सम सेकंड है टू बी प्रिसाइज, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि वी कैन बी सम अप्रोक्सीमेट, तो लिहाजा ये 8 मिनट इसका आंसर बने. 1.3 सेकंड इज फॉर मून एंड अर्थ. ये FSC की बुक में करेक्शन है तो ये आप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9. Dimension analysis does not give us information about. Dimension analysis क्या है? जिसमें आप क्वालिटी यूज करते हुए काफी इंफॉर्मेशन गैदर आप कर सकते हैं, यूनिट डिराइव कर सकते हैं, होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? आप शेप के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि शेप क्या है, आपको वो लेंथ इज लेंथ, वो रेडियस भी होगा तो लेंथ होगी, डायमीटर भी होगा तो लेंथ होगी और सिंपल लेंथ भी लेंथ होगी. इसी तरह एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है ये भी नहीं पता लगेगा. वेलोसिटी उसकी डायमेंशन है LT-1, स्पीड की डायमेंशन भी है LT-1, सो देयर इज नो डिफरेंस. इसी तरह डायमेंशनल कांस्टेंट जो है ये हमें पहले पता है कि हम नहीं निकाल सकते, वो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से हासिल करते हैं. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये 3 चीजें हैं जो कि डायमेंशन एनालिसिस हमें नहीं बताता. द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर. Light year is a unit of distance, so dimension of light year is L. A free falling body of mass this is a question from PPSC as it is statement. So free falling body है जिसका mass 10 किलोग्राम है और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड, हिट करती है और रीबाउंड करती है. लेट्स पुट इट हियर, मेरे बोल तो उधर ही है लेकिन जस्ट फॉर कन्वीनियंस 6 मीटर पर सेकंड से चेंज इन मोमेंटम मालूम करें. तो इसका अगर मोमेंटम आप निकालें रीबाउंड का तो 10 × 6 60 और इसका मोमेंटम अगर आप मालूम करें सो दैट्स 80. सेकंड माइनस फर्स्ट और ये डायरेक्शन ऑपोजिट है सो इट हैज टू बी -80. सो 60 माइनस प्लस
140 न्यूटन सेकंड। सो इसका आंसर बी बनेगा। बाकी आप इसको फर्स्ट सेकंड माइनस कर सकते हैं, दैट्स -140, लेकिन उसने यहाँ पे कहा हुआ मैग्नीट्यूड, सो माइनस को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे in that context. So this is an important question as it is from your PPSC previous year questions. Okay, let's move to question 12. Question 12 है कि वेक्टर I plus K है, इस वेक्टर के एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमने ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट के जरिए और उसका आंसर 0 आ जाए तो इट्स मीन के वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं I plus K को फर्स्ट के साथ करता हूँ तो I dot I 1, K dot J 0, लेकिन 1 आ रहा है, सो इट्स नॉट 0। इसी तरह सेकंड के लिए भी 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थर्ड के लिए करें I plus K कोमा K minus I, सो I को I के साथ करेंगे तो -1 और K को K के साथ करेंगे +1, तो -1 + 1 0, सो लिहाजा C इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट गिवन वेक्टर्स के जो C है वो परपेंडिकुलर है। इसके अलावा क्या परपेंडिकुलर हो सकता है? J, जस्ट J, यानी I plus K को अगर आप J के साथ करें तो इसका आंसर भी 0 आएगा। और इसे आप फिजिकली जस्ट अस्यूम भी कर सकते हैं कि ये I plus K से मुराद है अगर ये हमारा Z एक्सिस है और ये हमारा X एक्सिस है और ये Y है, तो I plus K से मुराद है कि वो वेक्टर इस प्लेन में है और इस प्लेन के Y हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सो लिहाजा J इज perpendicular to I plus K as well. Let's move to question 13. Cos theta into 1 plus tan theta is what? So इसको हम देख लेते हैं, इसकी हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो cos थीटा आ जाएगा cos के थीटा 1 प्लस टेन के थीटा, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस टेन के थीटा होता है सीकेंस के थीटा, सीकेंस के थीटा इंटू cos के थीटा इज 1 under root is 1, so it is equal to 1. So magnitude of a vector, if it is equal to 1, this is an example of a unit vector. So इसका आंसर होगा unit vector. ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि cos थीटा I प्लस sin थीटा J, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये भी यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी cos के थीटा प्लस sin के थीटा होल अंडर रूट इज 1. So this is another trigonometric function which is basically a unit vector. Okay, let's move to question 14. Two forces of unequal magnitude makes an angle of 180 degree with each other and you need to figure out their resultant. तो जो जनरल फॉर्मूला है already been shared के a square plus b square plus 2ab cos theta for any two vectors having any angle between them, और आपने रिजल्टेंट मालूम करना है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। एंड स्पेशल केसेस क्या, जैसे यहाँ पे है कि 180 डिग्री है तो cos 180 आपको क्या देगा -1, और ये फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी, आल्सो नोन एज r मीन। सो यहाँ पे अगर आपके पास दो फोर्सेज हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड की, तो इसके लिए क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, सो ये आपका आंसर बनेगा बी। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे cos 0 होता तो फिर आपके पास ये आ जाना था प्लस, क्योंकि a प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला बनना था, और ये आ जाना था r मैक्स। और अगर इस तरह को 90 होता तो ये होना था r इज इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर विच इज अ फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि हम FSC की बुक में पढ़ते हैं। द लास्ट थिंग फ्रॉम हेयर कि जो आपकी वैल्यू है रिजल्टेंट की वो हमेशा r मीन और r max के दरमियान होती है। So if they give you some magnitude of two vectors and they say कि predict करेंगे कौन सी रिजल्टेंट की वैल्यू हो सकती है, तो वो इस रेंज में होगी, इससे बाहर नहीं हो सकती। तो from here one can predict I think. Okay, let's move to question 15. A car in equilibrium may not have, a car equilibrium में है, इसमें से क्या नहीं हो सकता?
वेलोसिटी हो सकती है अगर बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, so it can be in equilibrium and it can have velocity, it can have kinetic energy, it cannot have an acceleration. एक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। According to second condition of equilibrium, for a system to be in rotational equilibrium, the torque acting on it must balance. This is true only if the torque are taken about the center of mass of the system. क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही वो पॉइंट होता है जिसपे तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो अगर सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क बैलेंस कर रहा है तो फिर आपका वो इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। A force 40 Newton acting on a particle of mass 6 kilogram towards north, and a force of 30 Newton is acting on another particle of mass 4 kilogram towards east. The acceleration of the center of mass of two particle system is, तो इसमें आपने acceleration मालूम कर लें पहले, या एक्सेलरेशन के टर्म में ले लें कि देखें 40 न्यूटन है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसको मैं आई ले लेता हूँ लेट्स सपोज, और दूसरा है आपके पास 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसको हम क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है तो उसको जे ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, और हम दोनों का सम कर लें मैसेज का 4 + 6 10, ये आपके पास फोर्स है, सॉरी फोर्स को डिवाइड कर दिया m से, सो इट्स a, क्योंकि a इज इक्वल टू होता है F/m। तो ये आपकी फोर्सेस हैं और नीचे आपका सम ऑफ मैसेज है, तो आपके पास आ जाएगा 4 + 3 j। अब इसके आप मालूम कर लें मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो फर्स्ट 6 + 9 16 + 9 is 25 which is 5, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड बनेगा। सो सेंटर ऑफ मास के लिए हम ने जस्ट मेजर चीज इसमें यही है कि क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट की बात की गई है तो जस्ट आप उसे एक्स और वाई कंसीडर कर लें, और वो परपेंडिकुलर हैं तो वो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के तौर पे यूज होंगे। एंगल होता तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। Okay, let's move to question 18. Which of the following is a scalar quantity? So angular velocity हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ लाइन फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, वो इसी वजह से क्योंकि उस खास लम्हे में उसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन को आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो एक एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में जाएगा। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर है, E = F/Q। रिटार्डेशन इज बेसिकली सिंपली एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। If D is measured to be 10 centimeter and is measured with the help of an instrument having least count of 0.1 centimeter, determine the absolute uncertainty. हमें पता है absolute uncertainty is equal होता है least count के, so this absolute uncertainty is not none but this 0.1 centimeter, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, परसेंटेज नहीं है, it's 0.1, तो लिहाजा इसका आंसर है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे नन होती है इसमें चला जाएगा। Okay, question 20. Which of the following is correct? Impulse have the same dimension as that of work done to the velocity। चेक कर लेते हैं, तो अगर मेरे पास वर्क डन है और वेलोसिटी है, तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वेलोसिटी डिस्टेंस over velocity has a dimension of time, and this is the definition of impulse, so impulse have this। Okay, बाकी चेक कर लेते हैं। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ओके, बाकी भी इससे आप चेक कर सकते हैं। एडियाबैटिक में जो है वो हीट एक्सचेंज होता है, लेकिन साहब हमें पता है वो नहीं होता, सो इट इज नॉट एक्सचेंज्ड। अगर ये ठीक होता तो डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प इन डिराइविंग द फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डायमेंशन एनालिसिस से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले नहीं, यानी साइन थीटा x = x0 ओमेगा साइन थीटा, ये वाला आप वहां से नहीं डिराइव कर सकते, क्योंकि ये भी बेसिकली कांस्टेंट्स ही हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 21।
while standing on the top of a 196-meter tall building, your cell phone falls from your hand. Sadly, might be a heart attack for some. A person on the ground sees this all. An angel is there. If that person is standing exactly at the place where cell phone will fall, determine the approximate time that the cell phone will take to reach this his end. A long question, but a simple formula कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है और इनिशियली जाहिर बात है वो रेस्ट पे है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे S is equal to VIT plus half GT square. किसी भी H कर दें और ये 0 है तो H is equal to half GT square. अब हमें क्या चाहिए T चाहिए, so it's 2H over G अंडर रूट. तो हाइट क्या है 196 मीटर है, जी हमें पता 9.8 और क्वेश्चन स्टेटमेंट भी बता रही है कि 9.8 ज्यादा सूट करेगा. तो इसको आप करेंगे तो ये डबल है तो 2 0 20 20 इंटू 2 40 और 40 जो है वो 6 और यानी 6 6 36 और 7 7 49 तो इट विल बी समवेयर अबाउट 6 एंड नियरेस्ट. तो उस रेंज में ये आता है 6 एंड 6.4. क्योंकि बीपीएससी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा सो लिहाजा वो कुछ रेंज भी दे सकता है जस्ट टू मेक श्योर कि आप उस प्रॉब्लम में ना कहीं स्टक हो जाए. तो इससे सिंपल फॉर्मूला, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है और आपने हाइट या टाइम निकालना है कंसीडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स टू बी अप्रॉक्सीमेट, तो आप जस्ट ये फॉर्मूला लगा के उसे निकाल सकते हैं. Okay, let's move to question 22. A football is kicked with an angle of theta with respect to horizontal. The acceleration projectile is at the highest point is. ये question पहले भी कई दफा repeat हुआ है. तो acceleration जो है वो highest point पे 9.8 होगा और उसकी direction downward होगी. It will not be 0. दो velocity 0 at the highest point, लेकिन acceleration की जो definition है that's difference of the change in velocity with respect to time. So ये टाइम रेट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगा, 0 नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, बल्कि नन ऑफ दीज होगा और नन ऑफ दीज में आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है. ये ए लेवल के पेपर से क्वेश्चन है. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 23. व्हाट इज द शेप ऑफ द velocity time graph for a constant acceleration? So हम क्या करते हैं, velocity time graph बना लेते हैं. We have this as, sorry, let me do it again. So we have this as time velocity graph और हमारे पास acceleration है constant. Constant से मुराद है कि with respect to time वो change नहीं होगा. So velocity और क्योंकि acceleration is rate of change of velocity, तो मतलब उसकी slope जो है वो constant रहनी चाहिए. तो ये आपके पास एक ग्राफ बनेगा. So it's straight line inclined in xy plane making some angle with respect to x-axis. It will be A. How many forces are acting on aircraft in air assuming an accelerated state and on level flight? तो आप यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट की मोशन कंसीडर करनी है जिसके लिए मैं एक लाइन डायग्राम कंसीडर कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम. तो ये आपके पास वेट होगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ये आपका आ जाएगा, अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो दैट्स थ्रस्ट एंड दैट्स ड्रैग. तो चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक इससे पहले एक एग्जांपल थी कि एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो दो. अगर वही बुक मूव कर रही है तो उस पर भी चार ही लगेंगे, एक फॉरवर्ड फोर्स और एक उसके पीछे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ऑन अ लेवल सरफेस. तो यहाँ पे आंसर है 4 फोर्सेस. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ही मोटिवेटेड है कि अगर वो एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेट से मुराद है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी अटेन करे नॉट कांस्टेंट, तो क्या होगा, तो अगर वो इस तरह मूव कर रहा है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन
दिस, फिर ही वो उसको ओवरकम करके कुछ एक्स्ट्रा जो स्पीड है उससे एक्सलरेट करेगा। सो थ्रस्ट शुड बी ग्रेटर देन द ड्रैग, और वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रस्ट शुड बी ग्रेटर देन द ड्रैग फोर्स। ओके, क्वेश्चन 26 है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया गया स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का है, तो हमें इससे पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मालूम करनी चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू टी है, इसको मैं करूँगा तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो दैट्स टी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल टू वी, सो दैट्स 2t। अब वेलोसिटी वाला जो ऑप्शन है दैट से द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ ये चेंज होगा, तो लिहाजा बी आंसर नहीं है। तो मैं एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, तो दैट विल बी 2 विच से इसके टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं है, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो लिहाजा इसका आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन 27, recoiling of a cannon after firing a shot is an example of recoil होना है कि उसका वापस आना, और जितनी स्पीड से गन फायर होगी बुलेट उसी स्पीड से वो रिकॉइल करेगी। एक एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बुक एफएससी बुक में डिराइव्ड है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो न्यूटन थर्ड लॉ के मतलब कुछ एग्जांपल देख के जाइएगा कि न्यूटन थर्ड लॉ में से बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स बन सकती हैं जो हम इस लेवल पे भी गलत कर सकते हैं, स्पेशली कि एक्शन और रिएक्शन किस पे है। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉस्ट 60 an electric bulb lights out for 60 minutes daily. If the cost of electricity is 10 rupees per unit and the total cost of a month of 30 days is 100 rupees, determine the power of bulb. तो सबसे पहले हमें जो पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इट्स measured in the unit of kilowatt, it's E is equal to PT, so it's kilowatt hour। ये PPSC का MCQs है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आप यहाँ से फिर मोटिवेटेड है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम कुछ और है। सो इट्स बेसिकली एनर्जी हमें यानी किलोवाट आवर में दी गई है, जो कि उसने लिखा हुआ है कि 60 मिनट डेली है, वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। तो जैसे इसमें अगर आप वैल्यू दर्ज करें, टाइम है टोटल 60 मिनट डेली है, मुझे आर में चाहिए, तो इट्स मीन 1 आवर पर डे, और मंथ के लिए हो जाएंगे ये 30 आवर्स। पावर का मैंने वैल्यू निकालनी है, मुझे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर, आवर है जहरी बात है पर आवर, और 30 डेज के लिए 100 रुपीज है, और एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपीज। तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग 10 यूनिट कंज्यूम हुए होंगे, फिर ही बिल जो है वो 100 रुपीज आ रहा है। तो एनर्जी जो है वो आपकी जब आप डिवाइड करेंगे 30 को, तो इट विल बी, जो भी आंसर आएगा इसमें नहीं है, सो इट्स नॉन ऑफ दिस। सो ये क्वेश्चन अदर वे अराउंड भी पूछा जा सकता है कि वो आपको पावर दे दे, टाइम दे दे और आपसे एनर्जी पूछ ले या बिल पूछ ले, तो जस्ट आप जो भी यूनिट्स होंगे उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ पर यूनिट है, और मेन चीज़ यही है कि जो यूनिट है कि इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो बेसिकली किलोवाट आवर के यूनिट में होता है, क्योंकि यूजुअली हम लेमैन डेली रूटीन में उसे बोलते नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 29। A football is kicked at 45 degree. The maximum height attained by the football is 100 meter. What will be the range? तो इसका जो फॉर्मूला है वो ज़ाहिर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन there is a direct formula tan theta is equal to 4h, और रतन चोर है। So the formula from where I remembered is he was an Indian teacher, so it's an Indian motivated term, रतन चोर है। तो आपके पास क्या है कि देखिए रेंज आपने मालूम करनी है, 1045 दिया गया, विदाउट कैलकुलेटर आपको पता है 1 होता है, और 4 जो है वो 400 मीटर, सो रेंज इज 400 मीटर। दैट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगर आपको फॉर्मूला
का आइडिया है। अगर फॉर्मूला का आइडिया नहीं है, सो दैट विल बी अ नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 30। The voters below age 25 in a certain elections are to 2400 out of 12,000 total votes। अगर हमने इसे पाई चार्ट पे शो करना है, पाई चार्ट इज बेसिकली दिस थिंग, और ये सर्कुलर मोशन के साथ हम, क्योंकि सर्कल है तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में देखना चाहें कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो देखिए 2400 है और टोटल है 12,000। सो 2400 को अगर मैं 12,000 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा जस्ट अ मिनट, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं या अदर वे राउंड कि हम 12,000 को 2400 से कर लेते हैं इजी वे, तो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो इट विल बी तो इसका आंसर आपके पास आएगा 12 ones 2, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे इट विल बी 5। तो अब जो टोटल सर्कल में एंगल होता है वो 360 डिग्री, तो 360 को अगर 5 से डिवाइड कर दें, यानी कि इसका फिफ्थ पार्ट 360 है, तो दैट 72 डिग्री। तो इससे आप इसे निकाल सकते हैं, अदर वे राउंड आप उसको उससे डिवाइड करके उसका पार्ट लेके उससे भी कर सकते हैं, तो फिर भी सेम आंसर आएगा। सो इट विल कवर 72 डिग्री ऑन अ पाई चार्ट फॉर वोटर्स बिलो एज 25। Okay, let's move to question 31. An object is at infinite height with respect to Earth. तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास V is equal to -1/r समथिंग, जो भी है। सो फिलहाल हमारा ताल्लुक इसके साथ है कि r के बढ़ने से u कम होगा, और इन्फिनिट पे अगर मैं दर्ज करता हूँ तो that will be 0. So first it's fine कि absolute potential energy of the object is 0 at infinity, अगर infinity रेफरेंस पॉइंट है जो कि बुक में मेंशन है। अच्छा, दूसरा भी इसमें है कि इसमें ये इनफिनाइट होगी, इनफिनाइट से इनफिनाइट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे आंसर 0 है और उससे मैं नीचे वैल्यू देखूँ तो सारी नेगेटिव है, इस नेगेटिव की वजह से। तो लिहाजा इस पे आपका आंसर मैक्सिमम भी होगा। अब इस पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं कंसीडर करता हूँ, रेफरेंस पॉइंट बदल लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट मैं अर्थ की सरफेस ले लेता हूँ, यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले लेते हैं। तो फिर भी कैसे होगा? तो जाहिर बात है, फिर अब इधर 0 है, यहाँ पे वैल्यूज प्लस है, +1 +2 +3, तो जो इन्फिनाइट पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे आपकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी। सो इट मैक्सिमम एट इन्फिनाइट। आप रेफरेंस पॉइंट चाहे इन्फिनाइट को ले लें, उस केस में 0 ऊपर होगा, सारी नीचे नेगेटिव वैल्यू होंगी। अगर आप सरफेस लेंगे तो वहां पे फिर 0 होगा, ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। रेशियो ऑफ ऑर्बिटर वेलोसिटी टू द एस्केप वेलोसिटी। सो ऑर्बिटर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है gr, और एस्केप का है 2gr। तो अगर आप ऑर्बिटल ऊपर है और एस्केप नीचे है तो इट विल बी 1/√2। सो 1:√2 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 33, और ये पहले हम कर चुके हैं। वाट आर इज अ यूनिट ऑफ। सो अभी हमने इसे किया कि वाट आर बेसिकली क्या है कि आप पावर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? टाइम से, और वो आपके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी इज इक्वल टू PT। सो आई डोंट थिंक इसे दोबारा करने की जरूरत है। सो 33 का है बी, एनर्जी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 34। A 5 kg object starting at rest falls to the ground from a height of 10 meter just before hitting the earth.
what will be the kinetic energy if the friction force is also available? So this is a question different in sense कि इसमें friction भी शामिल है. Usually जो हम question करते हैं उसमें friction नहीं होती. So हमें first तो ये पता है कि जितनी भी potential energy है mgh वो convert होगी kinetic energy में, लेकिन क्योंकि friction है तो वो friction इसमें से minus हो जाएगी. This is a यानी वो work done due to friction minus हो जाएगा. So mass है हमारे पास 5, 9.8 minus friction force है 10 और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इट्स 1 और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन है. मैंने बेसिकली h कॉमन ले लिया. 549 माइनस 1 48 इंटू 10 480 जॉल. अब यहाँ पे मैं ग्रेविटी की वैल्यू ले रहा हूँ 9.8. अगर मैं 10 लूंगा तो आंसर और होगा. सो लिहाजा हमने 9.8 ही लेना है अनलेस स्टेटेड. यहाँ पे अगर लिखा हो कि टेक g is equal to 10 फिर हम लेंगे, अदरवाइज 9.8 अंडरस्टूड unless mentioned. Okay, let's move to question 35. The escape velocity for sun will be of course greater than that of earth क्योंकि हमें पता है कि escape velocity for mass के साथ directly link करती है और sun का mass earth से ज्यादा तो escape velocity भी ज्यादा होगी. 1 kilo horse power is equal to, so 1 horse power जो है वो equal होती है 746 वोल्ट. लेकिन यहाँ पे है 1 किलो, तो यहाँ पे 1 किलो है तो यहाँ पे या तो 3 zeros आ जाएंगे या किलो आ जाएगा. तो यहाँ पे किलो है सो इट विल बी किलो वोल्ट. लिहाजा ये आपके पास बन जाएगा बी. अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं 1 हॉर्स पावर के ले लूँ और उसका यूनिट किलो में चला जाए, सॉरी 1 हॉर्स पावर के ले लूँ तो वो हो जाएगा 746 वोल्ट. ओके, क्वेश्चन 37 है. The biggest unit of energy is kilowatt hour, whereas the smallest unit of energy is electron volt. तो ये इसका अगर मुकाबला देखें अर्ज के साथ है, अर्ज ज़ाहिर बाय किलोवाट आवर से छोटा है और ग्राम कैलोरी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है. इस तरह वोट आवर किलोवाट आवर से छोटा है नहीं. जस्ट आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी किलोवाट आवर से बड़ा यूनिट नहीं है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के लिए तौर पे यूज कर सकते हैं. किलोवाट आवर इज 1 यूनिट और सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए ज़ाहिर बात उसे यूज करते हैं एनर्जी के तौर पे. The kinetic energy is 1200 joule for a mass this having a momentum of this. So this is a very interesting question. ये आपको एक चीज पे फोर्स करेगा कि बाद का जब विदाउट कैलकुलेटर चीजें आ जाएं और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो टाइम ज़ाया किया जाए कि ट्रिक ढूंढी जाए. तो ट्रिक क्या है कि मैंने देखा मोमेंटम. अब ट्रिक कुछ भी हो सकती है, इट्स नॉट के लाजमी वो यूनिट में ही आपको परेशान करेगा, मे बी वो करे ही ना, बट हु नोस. तो द थिंग इज कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़े गौर से पढ़ें. ऑल 80 MCQs स्पेशली फ्रॉम फिजिक्स वो आपने बड़े गौर से पढ़ने हैं. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो कि है ही नहीं इधर ना, तो लिहाजा नन ऑफ दिस, नो नीड टू सॉल्व इट. अब मुझे ट्रिक कहाँ से पता लग रही है कि इतनी बड़ी वैल्यू मैं कैलकुलेटर के बगैर कैसे करूंगा, यानी पी स्क्वायर ओवर 2m. अब इसकी मैं 1200 जाउल को मल्टीप्लाई करूं 690 से एंड सो ऑन, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग जो कि कैलकुलेटर के बगैर बहुत मुश्किल है. और करूंगा 2-3 मिनट ले लेंगे जो कि पीपीएससी में यूजुअली बहुत एक हैवी लॉस होता है इतना टाइम एक एमसीक्यूज पे लगाना. सो जस्ट लुक फॉर द ट्रिक्स एज वेल. क्वेश्चन 39 है. The angle between centripetal force and centrifugal force for a body moving in a circle is, तो जब बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है we know कि centripetal force is always towards the center. Sorry, center जो है वो ये आ जाएगा. और ये अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर ऑपोजिट होगी क्योंकि हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है. तो जस्ट आप अगर सर्कल भी अस्यूम करके ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन.
और फिजिक्स में ऑपोजिट इंटरेक्शन से मुराद 180 डिग्री है। Okay, let's move to question 40. A well-known fact is that the work done by the centripetal force is zero since speed remains constant during circular motion. Okay, what about the kinetic energy of the same circular motion? So मैंने खुद ही बता दिया इधर कि उसकी जो मोशन है उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। So स्पीड कांस्टेंट है तो हमें पता है स्पीड kinetic energy half mv square है, तो it should remain as constant as well. Okay, so this concludes our 40 question. Let's move to question 41. Question 41, a body of mass 50 kg standing in a lift. What happens to the mass of body when the lift is going up and is about to stop at the third floor? Again, lift ऊपर नीचे जाने से weight, real weight, apparent weight के मुकाबले में हम देखते हैं कि apparent weight ज्यादा है या real weight ज्यादा। अच्छा, उसमें भी एक चीज important ज़हन में रखें कि हमेशा apparent weight real weight से ज्यादा या कम होगा, weight सेम रहेगा। वेट को सेम ही रखना है तो हमने रियल वेट और पेरेंट वेट की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, अदरवाइज अगर हम उसे वेट को चेंज कर दें तो लिहाजा फिर वो टर्म तो नहीं इसमें आएगी, न्यू टर्म। सो लिहाजा वेट चेंज नहीं होता और मैथ भी चेंज नहीं होता। सो मैथ का जिक्र है और मैथ के बारे में पूछा गया, सो मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो रिमेंस से। अगेन द सेम क्वेश्चन फॉर द लिफ्ट बट नाउ इट्स अ deceleration. Having a person standing still in the lift, what happens to the real weight of the person? So जैसे कि मैंने अभी ऊपर कहा कि real weight को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, apparent weight होगा जो भी होगा। The ratio of displacement along diameter of a circle and total distance along a semicircle. So again a question which sustains and says कि कोई question अच्छे से पढ़े कि ratio of displacement along diameter that's 2r and the total distance along a semicircle that's pi r, क्योंकि सेमी सर्कल है। सो आर से कैंसिल हो गया, सो इट्स 2:1 विच इज नॉट देयर। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन सर्कल के लिहाज से पूछा जाता है तो उसको जस्ट मेक श्योर कि जो कंफ्यूज हो रहा है वो अच्छे से कंफ्यूज हो, तो लिहाजा ये आंसर है। ओके, 44th, a horizontal pipe narrows from a diameter of 1 centimeter to 0.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो पाइप है वो नैरो कर रहा है 1 से आधा, यानी हाफ हो रहा है, एक साइड से वाइडर है एक साइड से नैरो है। फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम लार्जर डायमीटर टू स्मॉलर, लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाते हुए क्या होगा? तो सबसे पहले ये कि ये आपका लार्जर है, ये आपका स्मॉलर है, तो यहाँ पे आपका डायमीटर ज्यादा है, रेडियस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, A = πr²। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी v कम होगी क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक a b कांस्टेंट है, और स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा बाय बर्नौली इक्वेशन। अब इधर इसका वाइस वर्सा है। अब क्वेश्चन है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, यानी इसकी तरफ जाते हुए क्या होगा? तो पहले स्पीड कम है तो इधर स्पीड बढ़ जाएगी, और इधर प्रेशर कम है तो ज्यादा है तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा। सो ये आंसर है कि जब वो लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहा होगा तो पहले उसकी स्पीड ज्यादा कम है, अब स्पीड बढ़ेगी क्योंकि वो नैरो की तरफ जा रहा है, और उसका प्रेशर जो है, जो कि स्टैटिक प्रेशर की बात हो रही है, वो आपका यहाँ पे उस एंड पे जाके कम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 45 है। Bernoulli equation was derived in today's known form by. Okay, so this question was in just to not a general knowledge question, लेकिन just to clear one misconception के जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आइंस्टाइन ने डिस्कस किया, उसे समझाया, जिस पे उसे नोबेल प्राइज मिला, बट ही डिडंट डिस्कवर इट, डिस्कवर किसी और ने किया था। इसी तरह बर्नौली इक्वेशन जो है वो बर्नौली के नाम पे इसलिए है क्योंकि बर्नौली ने आइडिया दिया था, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है वो, या उसको जो मैथमेटिकल फॉर्म जो कि आज हमें पता है, वो आयलर ने की थी। आई डोंट नो कि उसकी फर्स्ट वाइफ थी या सेकंड, दोनों ही नहीं थी। ओके, द टर्म्स अदर देन प्रेशर इन बर्नौली इक्वेशन हैव द डायमेंशन ऑफ। तो बर्नौली इक्वेशन अगर हम लिखें तो देखेंगे कौन सी टर्म्स अदर देन द प्रेशर है। तो एक प्रेशर को अगर निकाल दें तो है वी हैव रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी? जाहिर बात है प्रेशर वाली होगी, क्योंकि बाय रूल ऑफ होमोजेनिटी
तीनों की डिमेंशन सेम होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेशर नहीं है, यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो ये नहीं हो सकता, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं हो सकता। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेते हैं, अगर मैं इसी को ले लूँ mgh ओवर वॉल्यूम, तो इट विल बिकम, इसको अगर हम सोल्व करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मे बी जस्ट इसको भी नहीं करने की जरूरत, जस्ट यूं देखें प्रेशर क्या है, प्रेशर ही सेम है स्ट्रेस, सिर्फ फर्क क्या है कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी डिफॉर्म होती है, प्रेशर की वजह से नहीं होती। और मॉडुलस का यूनिट स्ट्रेस की तरह का होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। सो इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन 47 है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस फॉर 10 to 20, डबल हो गया, व्हाट हैपेंस टू द विस्कोसिटी। तो जो गैस है उसका विस्कोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी गैस के टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन होता है। लिक्विड के केस में इनवर्स होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होगी, सिंपल है, हनी है, लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन गैस ऑपोजिट बिहेव करती है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक मॉडल है, जिससे उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिवर्स होते हैं। सो जब आप इस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है लास्ट ईयर से, तो ये एरिया पे डिपेंड करती है, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। सो फॉर्मूला है Vt इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा, तो ये r के बेसिकली एरिया को कोरिस्पोंड कर रहा है। इसके अलावा उसके ऊपर जो फॉर्मूला है वो है Vt इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा r, तो ये मैथ्स पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कहीं टाइम का जिक्र नहीं है, और वैसे भी देखा जाए तो टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इस फॉलोइंग टाइम जिस पे इफेक्ट नहीं डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपीएससी में आ चुका है। There is another question जो कि PPSC 2020 में भी आया और 2022 में भी आया, and a very simple question. Bernoulli equation is the manifestation of law of conservation of energy. A simple question, FSC level, as it is line from textbook. Okay, moment of inertia of dash will be used for studying Earth. I'm on question 50, halfway around. Dash will be used when studying Earth's orbital angular momentum. तो हम अगर अर्थ के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को देखना तो हम देखेंगे कि ऑर्बिट से क्या मुराद है कि ये मोशन, तो ये किसकी शक्ल के हैं, ये हूप की शक्ल को कोरिस्पोंड करता है। इस आंसर विल बी हूप और रिंग। ओके, नाउ देयर इज अ रेस। क्वेश्चन 51, सो वी हैव अ स्फीयर, डिस्क एंड अ हूप, और वो तीनों जो हैं इंक्लाइंड प्लेन पे हैं। Just let me annotate it. तीनों को एक ही टाइम पे यहाँ पे छोड़ा गया, तो who will win? तो इट्स अगेन फ्रॉम पीपीएससी क्वेश्चन, पीपीएससी पास्ट पेपर क्वेश्चन। सो अब हमने ये देखना है कि इसमें हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। इसको देखते हुए हम देखेंगे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एग्जैक्टली इस तरह का होगा कि वो ज़्यादा स्पीड से मूव करे। तो ज़्यादा स्पीड से मूव करने का मतलब है कि वो पहले पहुंचेगा। सो स्फीयर विल रीच फर्स्ट, disk and hoop will follow it accordingly. Okay, question 52 है from chapter 7 FSC. The time period of a pendulum is 1 second at an angle of 1 degree. If the angle is double, what happens to the period? So अगर मैं फॉर्मूला देखूं पीरियड का, T is equal to 2 pi m over k for mass spring system, and T is equal, sorry, it's for time pendulum, so it's L over G. So इसमें कहीं एंगल की टर्म नहीं है, और वैसे भी अगर हम फिजिक्स बेसिक भी देखें तो हमें पता है कि उस पर एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एंगल डबल करने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। तो अगर पहले टाइम पीरियड 1 सेकंड है तो अभी 1 सेकंड होगा, कंसीडरिंग कि वो एंगल को ज़्यादा फर्क ना हो, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन के लिए भी खास एंगल और वो है कि वो एंगल स्मॉल हो।
उससे ज़्यादा होगा एक ख़ास रेंज से, तो वो सिंपल पेंडुलम नहीं रहेगा। Okay, a tunnel has been dug through the center of the earth and a ball is released in it. The ball will, what will the ball do? अब हमें पता है कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पे कम होती है और अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है। यहाँ पे हम यानी इट्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू r। इसकी एक डेरिवेशन है जो कि डिस्कस हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ से बॉल फेंकते हैं तो क्या होगा? तो जब बॉल नीचे जाएगी और यहाँ पे g0 है, तो यहाँ पे आके वो जाहिर बात उससे आगे नहीं, क्योंकि ग्रेविटी 0 है। अब जब इधर है ऊपर ग्रेविटी ज्यादा है तो ऊपर से ट्रैक्शन होगी, सो लिहाजा व्हाट विल डू, इट विल ऑसिलेट। इनफैक्ट इसकी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, मैथमेटिकली फाइंड आउट की गई है कि अगर ऐसा हो जाए, जो कि वेरी इम्पॉसिबल कह सकते हैं क्योंकि देयर इज लावा एंड प्लाज्मा और टेम्परेचर, तो एक बॉल के लिए सस्टेन करना इन एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बट फॉर द सेक ऑफ सपोजिशन लेट्स कंसीडर इट हैपेंस, तो क्या होगा? इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, फॉर अ वॉच टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड हैंड से मुराद है कि जो सेकंड वाली सुई है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो सेकंड वाली सुई क्या करती है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 60 सेकंड की ट्रैवलिंग के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है जहां से हमने उसे देखना शुरू किया था। तो मीन इट हैज अ पीरियड ऑफ 60 सेकंड और दैट्स द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। सो 60 सेकंड इज बेसिकली 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी हमने डिस्कस किया कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और नीचे जब आएगी इनसाइड द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू r। Okay, next is question 56. Which of the following waves cannot be polarized? तो polarization जो है वो longitudinal wave जो है वो polarize नहीं हो सकती। तो अल्ट्रासाउंड, जो कि साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ longitudinal wave, बाकी सारी transverse wave हैं। तो अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड। द फ्रिंज स्पेसिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय, तो फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर टी। तो इसको हमने क्या करना है? बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि हम सेपरेशन ऑफ स्लिट्स यानी ये डी है इसको कम करें, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज, तो ये नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, इसको अगर बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि डिक्रीज, सो ये भी नहीं हो सकता। यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर शॉर्ट यूज करेंगे ये तो कम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। so इसका आंसर है नन ऑफ दिस। A general question in a sense. रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट से क्या मुराद है? यानी जब कोई भी प्लेनेट जमीन से दूर जा रहा है और हम उसे टेलीस्कोप से देखें तो इट विल गिव अस अ रेड शिफ्ट। तो इससे मुराद है कि वो एब्जॉर्ब करेगा तमाम लाइट्स और बाकी तमाम को वो स्कैटर कर देगा। selectively scatter red light of visible light and absorb the rest, तो वो इसको जस्ट जाने देगा। स्कैटर से मुराद है कि जो ज़ाहिर बात हम देखेंगे दैट्स रेड, और बाकी सबको वो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो लिहाजा वो हमें नजर नहीं आएंगे। ओके, आगे है क्वेश्चन 59। दो गैसें हैं ए बी, जिनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो सेम है और जो टेम्परेचर है वो 10 C है। ए को हीट किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बी को हीट किया गया कांस्टेंट प्रेशर पे। बताएं इंटरनल एनर्जी में इजाफा क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी जो है इट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप कर रहे हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, लेकिन आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है,
सॉरी टेम्परेचर बढ़ गया है, सॉरी 10 से 20 हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है लेकिन सेम हुआ है, यानी 10 से 20 पे चला गया। सो इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों के लिए सेम टेम्परेचर चेंज डिफरेंस है, तो लिहाजा दोनों के लिए हमारी इंटरनल एनर्जी भी सेम इंक्रीज होगी। क्वेश्चन 60 है द पेंडुलम ऑफ विंटेज क्लॉक्स। विंटेज क्लॉक जो हमारे क्लॉक्स हैं विद पेंडुलम, तो उसका क्या रखा जाता है? तो उसकी जो पेंडुलम है वो सेकंड पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड के बाद वो अपनी असल पोजीशन में वापस है। तो वो जो टिक टिक है वो हर 1 सेकंड के बाद होती है, क्योंकि हम अगर कभी आप क्लॉक के साथ पेंडुलम देखें तो हम उसे काउंट भी 1 सेकंड के लिए ऐसे कर रहे होते हैं कि 1 टिक मीन 1 सेकंड। सो वापस अपनी असल हालत में जब आएगी तो उस वक्त तक डबल टाइम पीरियड हो चुका होगा। सो इसलिए उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड रखा जाता है। सो विच इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम। To different springs of spring constant K and K attached in same mass, find the ratio of amplitude of the two springs if the mass maximum velocity attained in systems are the same. अगर हम फॉर्मूला देखें इस क्वेश्चन के लिए तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट्स v नॉट x नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, चलने से हम a लिख लेते हैं। तो इट्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें आपके कांस्टेंट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड। अब उसने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो आपने a और a प्राइम की रेशियो निकालनी है। सो हमें इसे सोल्व करना है, लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे आपके पास इसको भी हमें k की शक्ल में लिखना पड़ेगा क्योंकि रेशियो k का, लेकिन इन शॉर्ट विदाउट एनी सॉल्विंग इसमें स्क्वायर रूट है, तो रेशियो जो है वो स्क्वायर रूट की शक्ल में आएंगी, लेकिन यहाँ पे जो भी पैरामीटर है वो विदाउट स्क्वायर रूट है। सो इसका आंसर जो है वो यानी विदाउट सॉल्विंग हम बता सकते हैं कि नन ऑफ दीज है। In fact, it is a formula V max is equal to K over M is equal to A. Just a minute. K over M into A. तो अगर हम दोनों के सेम करते हैं for दोनों different cases, so that will be K prime over M, A prime, and that K over M into A. तो रेशियो है A और A prime, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा K prime over K square root। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट था ही नहीं तो बाय डेफिनेशन के नॉन ऑफ दीज ही आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 62 है कि एक स्प्रिंग को हमने कट किया और 2 इक्वल पार्ट्स में और उसे हमने सीरीज में कर दिया। तो जब भी स्प्रिंग को आप कट करेंगे तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उतने टाइम बढ़ जाएगा, तो यानी न्यू के प्राइम इज इक्वल टू 2k, वो उससे डबल हो जाएगा। अब कनेक्ट किया सीरीज में, अब सीरीज के लिए इसका रूल अप्लाई होता है जो कि पैरेलल का रूल होता है रेजिस्टेंस का। वो रूल क्या है कि आप उसको 1/2k या मे बी जस्ट सिंपली के डायरेक्ट भी कर सकते हैं R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 2 1/k, इसको आप रिवर्स करेंगे तो दैट विल बी k। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है 63, सिर्फ उसमें क्या है कि हम उसको पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल के लिए क्या रूल होगा, जो कि रेजिस्टेंस का सीरीज वाला है, यानी सिंपल जोड़ दे तो वो 2k प्लस 2k विल बी 4k, तो इस 4k अल्ट्रा HD, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4k। A simple pendulum of length 160 meter oscillates with an angular amplitude of this. Find the angular frequency when the bob is in the momentary rest. Take g is equal to, अब देखें यहाँ पे मेंशन है कि g की वैल्यू 10 ले, so we have to take for simplicity. So हमने पूछा उसने कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है G/L√. तो G है 10, लेंथ है आपके पास 160 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी, जस्ट अ मिनट, आई थिंक so it's 1/16 1/16 under 1/4, that 0.25, जो कि यहाँ पे नहीं है, so it's none of this. तो जो ये आपका था रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि उसमें हमारा उससे पैरामीटर रिलेट नहीं करता, so it's just a distractor. क्वेश्चन 65 है, in case of simple pendulum during a complete oscillation the work done by the string is equal to, so work done की क्या तारीफ है, the force into distance, और distance should be some considerable, लेकिन जब वो पूरी अपनी complete oscillation करता है तो उसी जगह पे वापस आ जाता है, तो लिहाजा अगर हम उसको complete देखें एज ए ग्लोबली कि जहाँ था वहीं पे है, तो लिहाजा डिस्टेंस तो कुछ नहीं हुआ, लिहाजा इट्स जीरो होगा उस पूरे इंस्टेंट में। स्पेसिफिक देखेंगे तो वो तो है। If a body moving in a simple pendulum, simple harmonic motion makes 40 complete oscillations in 10 seconds, what is the angular frequency? So we need angular frequency which is 2 pi f. F क्या होता है? Frequency number of waves per second. तो यहाँ पे 40 waves हैं 10 seconds में, तो it will be 4 wave per second, मतलब 4 इसकी frequency है, तो it's 8 pi. Okay, next question 67 है, when a body moves in an undamped simple harmonic motion, कि उस पर कोई डैम्पिंग नहीं है, the following set of physical quantities remains constant. तो कौन कौन से फिजिकल इसमें पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज नहीं होते? तो by law of conservation of energy, energy has to be there, total energy and total energy. Amplitude, क्योंकि अनडैम्प्ड है तो डैम्पिंग नहीं है तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। अब हमने देखना है कि एक्सलेरेशन या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला हमें पता है -ओमेगा² है, तो हर डिस्टेंस के साथ एक्सलेरेशन चेंज होगा, तो लिहाजा ये नहीं है, ये नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई f, क्योंकि अनडैम्प्ड है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, तो लिहाजा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 68 है, इन SHM द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम कब होगी? जब वो मीन पोजीशन पे होगा। बाय फॉर्मूला भी देख सकते हैं और बाय एनर्जी भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इन अ क्लोज पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, व्हाट इज अ सेकंड ओवरटोन? तो फर्स्ट हमें ये है कि सेकंड ओवरटोन से क्या मुराद है? सेकंड ओवरटोन से मुराद है थर्ड हार्मोनिक। पहली चीज ये कि हमें थर्ड हार्मोनिक को देखना है, तो थर्ड हार्मोनिक होता है F3, और F3 होता है, क्योंकि ये केस क्लोज पाइप का है, तो वो होगा 135, यानी पहला है 1 पे, फिर 3 पे, क्योंकि सिर्फ ओड हार्मोनिक्स होते हैं, तो 5F, तो 5 को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो इट्स 50 हर्ट्ज। और यही केस है जब आप करेंगे क्लोज पाइप की बजाय ओपन पाइप के लिए, सेम क्वेश्चन, तो थर्ड हार्मोनिक तब क्या होगा? तब हमारा थर्ड हार्मोनिक होगा F3। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क क्या है कि अब हमें ओपन पाइप है, तो ओपन पाइप में जो थर्ड हार्मोनिक है वो 3F ही होगा, क्योंकि उसमें तमाम मोड्स मौजूद होते हैं। सो 3 into F will be 30 हर्ट्ज, तो इस केस में आपके पास आंसर 30 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 71। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स ड्यू टू, तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला दैट्स v is equal to E over rho। E है इलास्टिसिटी, रो है डेंसिटी, और इसका रिलेशन देखें तो ये इनवर्स है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से तो स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर की बात हो रही है, तो वैसे भी इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड की काफी ज्यादा होती है, डोमिनेटिंग होती है। डेंसिटी भी ज्यादा है लेकिन वो डोमिनेटिंग इफेक्ट
आपके पास आएगा इलास्टिसिटी का, जिसकी वजह से स्पीड ज्यादा होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है 72, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज इक्विवेलेंट टू। तो पहले हम दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेशनरी वेव है, पार्डन फॉर द डायग्राम, आई एम नॉट गुड एट। तो दो नोड्स हमारे पास हैं, तो ये जो डिस्टेंस है दैट्स λ/2। एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान होता है λ/4, और दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान λ/2। तो ये किसके बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन अ ट्रांसफर वेव। तो अगर क्रस्ट और ट्रफ देखा जाए, ये है क्रस्ट और ये है ट्रफ, तो ये आपके पास होता है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, सॉरी ये है λ/2, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान होगा लैम्डा। जस्ट लेट मी रेज इट, नॉट लुकिंग गुड। एडिट कर लेते हैं, सॉरी। ओके, सो एक वेव है, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान फासला होता है वेवलेंथ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो है वो हाफ वेवलेंथ होता है। हाफ वेवलेंथ ही हम ढूंढ रहे हैं स्टेशनरी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ। एंटीनोड और एंड नोड का तो λ/4 है, तो वो तो नहीं हो सकता, एज वी डिस्कस प्रीवियसली। ओके, आगे है क्वेश्चन 73। The formula for the speed in relation to the tension is given by, so this is one of the peculiar formulas in physics जो कि लगते कुछ हैं कुछ। तो इसमें वो कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है, तो ये मास नहीं है, इस बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m/l। बाकी आप इसकी डेरिवेशन में भी जा सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स किलोग्राम। तो अगर आप इसको कर दें तो ये तो डिमेंशनली इनकरेक्ट होता है। तो बेसिकली किलोग्राम पर मीटर, ये मीटर मीटर जाके मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन पेज इट आउट। Let's move on to question 74. White light when passed through prism is dispersed. अगर मोनोक्रोमेटिक होगी तो डेविएट होगी। क्वेश्चन 75 है कि 40 डेसिबल प्लस 44 डेसिबल, ये डिस्कशन का पार्ट रहा है। इसके कुछ रूल्स हैं। तो 40, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो 4 या 4 से ज्यादा वाली रेंज में आ रहा है, 4 to 9 में, तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 45 dB। अगर ये रेंज 4 और 9 के से कम होती, यानी 3 है, तो फिर हमने इसमें 2 ऐड करना था। इसी तरह अगर डिफरेंस 1 है या 0 है तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाना था। सो देयर आर रूल्स टू सम फ्रीक्वेंसी इन डेसिबल्स जो हमारा साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। A string fixed at both ends forms standing waves with node separation of 1 centimeter. If the velocity wave traveling is 4 meter per second, then the frequency क्या होगी? तो फॉर्मूला है आपके पास F is equal to V over 2L, क्योंकि स्ट्रिंग का कह रहे हैं। तो V आपके पास है 4 मीटर पर सेकंड और लेंथ आपके पास है, just a minute, camera is hiding it, 10 centimeter।
तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 0.1, तो ये हो गया 2, ये ऊपर जाके 0.20 हो जाएगा, 20 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट इज 77. If the focal length of convex lens is 50 centimeter, this is from PPSC past paper. In fact, repeated question in last 2 PPSC papers. So इस focal length मालूम करनी है, और सॉरी पावर मालूम करनी है, focal length दी गई है, तो इस 1/50 सेंटीमीटर को आप मीटर में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इस +2 diopter. Diopter is the unit of power of a lens. Next is question 78. In a young double slit experiment, the fringe spacing will be minimum. ये भी हमने फॉर्मूला किया, दोबारा देखते हैं. लैम्डा के साथ इसका रिलेशन है डायरेक्ट, तो ये हमें कम चाहिए. Fringe spacing is minimum for minimum wavelength to minimum wavelength out of the given is for blue. So blue is the answer है. Maximum होता तो वो रेड के लिए हो सकता था. To get more out of spectra using a diffraction grating, the wavelength should be. तो फॉर्मूला अगर हम देखें n का d sin theta है, so n is inversely proportional to 1/lambda. To get more of order spectra, the wavelength should decrease क्योंकि inverse relation है, तो इसका आंसर होगा should decrease. Okay, so next is question 780. When a ray of light passes from rarer to denser medium, its dash remains same but dash changes, so we need to figure it out. Its frequency remains same, क्योंकि frequency जो है वो medium के लिहाज से इफेक्ट नहीं होती, लेकिन wavelength change होती है, so its frequency and its wavelength. The dimension of angular magnification है. Next question is another question from dimension analysis. Dimension से question जो है वो आपका almost confirm है, और ये क्या है, ये dimensionless है. तो जैसे अभी हमने question के start में discuss किया कि कोई काफ़ी चीज़ें हैं जो dimensionless हैं, physical quantities, तो इसमें से एक angular magnification है, एक आपके पास angular displacement है, एक आपके पास resolving power है, so लिहाजा ये both B and C आ जाएगा. इन टेलीस्कोप, हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो फोकल लेंथ क्या होती है. ये लॉन्ग वेवलेंथ फोकल लेंथ यूज किया जाता है क्योंकि हमारी जो लाइट है एस्ट्रोनॉमर के टेलीस्कोप में वो दूर से आ रही है, ज्यादा डिस्टेंस किसी प्लैनेट से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है. ऑब्जेक्टिव इज यूज ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ. जो माइक्रोस्कोप होगी उसमें वाइस वर्सा केस होगा. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज द सम ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, जो कि नजर नहीं आ रहा डायरेक्टली, लेकिन अगर आप इसको देखें इस ऑप्शन को, सो बी केयरफुल इन पीपीएससी. बेसिक इन क्वेश्चंस का मकसद यही है. इट बेसिकली इज द सेम थिंग. इसका आंसर है बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84. एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें 1000 लाइंस पर मिलीमीटर है. इट्स स्लिट स्पेसिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट आपने मालूम करना है, जिसका फॉर्मूला होता है d is equal to 1/n, और n जो है यानी मीटर और मिलीमीटर दोनों में हमने ध्यान रखना है. तो n है 1000 लाइंस पर मिलीमीटर. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बिकम 1000 लाइंस पर मिलीमीटर. अगर हम इसे 1/, करते हैं तो 1000 which will become it 0.001 मिलीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम 0.01 मिलीमीटर देखें तो नहीं है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये -3 और -3, तो इट विल बिकम 1 × 10⁻⁻6 मीटर.
जो कि भी नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। ओके 85 है, which one of the, if when one of the mirror of Michelson interferometer is moved through a distance of and we observe 2000 fringes, what will be the wavelength of light? So first we need to see the formula for Michelson interferometer. So one, let me annotate. So 1 meter for one side, तो वहाँ एक दफा आपका ऊपर और वापस, तो it becomes 2 path difference, और इसको आप 2000 से डिवाइड करेंगे, so that becomes 0.001 मिलीमीटर। जिसको अगर आप कन्वर्ट करें नैनोमीटर में, क्योंकि हमारे आंसर नैनोमीटर में है, तो 213 और 3 ये -6 और 3 मजीद कर लें तो ये आपके 1000 नैनोमीटर हो जाएगा। तो बी इज द आंसर है। है, two convex lens of focal length are placed in a contact, what is the resultant focal length of the combination? तो जो resultant focal length है यहाँ पे आपका हाफ वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सो जो रिजल्टेंट है उसकी फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी for the case of convex lens of equal focal length. It means कि velocity of a gas molecule is doubled, then the pressure of the gas becomes, ये हमने फॉर्मूला देखना है RMS का और प्रेशर का। बाय पास्कल लॉ प्रेशर और RMS स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो अगर वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल हो रही है तो प्रेशर भी डबल होगा। The specific heat of a gas in adiabatic process is 0, क्योंकि कोई हीट इंटर और लीव नहीं कर रही, Q 0 है तो चेंज इन हीट is 0, so dQ by dt will give you 0. In which process the PV diagram is a straight line parallel to pressure axis, तो हम इसका ड्रॉ करके देख लेते हैं। So we have this, we have a pressure volume graph and pressure is here, volume is here, तो parallel to pressure axis, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है, मतलब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम की वैल्यू जो भी है वो फिक्स है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर अ मोनोटोमिक गैस सीपी दिया गया है, सीवी निकालना है, तो आपको पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल होता है आर, तो सीवी हो जाएगा सीपी माइनस आर, इट विल बी ओके सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा 5R माइनस 2R, तो सीवी आ जाएगा 3R/2। Okay, so let's move on to question 91. Potential energy for an ideal gas. Ideal is not law, it's ideal gas. So वो क्या होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि हम ये कंसीडर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो इलास्टिक इल्यूजन के साथ विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पार्ट जीरो हो जाएगा। Okay, 92 है, if the temperature of the sink increases then the efficiency of Carnot engine. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंक की अगर आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा हीट जो है वो टेम्परेचर की वजह, ज़्यादा हीट ज़ाया हो रही है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब एफिशिएंसी कम है, सो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो इसके साथ क्या है,
Next है question 93. The efficiency of heat engine whose sink is 27 and the source is 3 to 7. तो अगर हम इसे 27 को क्योंकि केल्विन में होना चाहिए 273 करें तो that will be 400 K और ये हो जाएगा 400 plus 300. Sorry, it will be 300 or it will be 600. तो T2 over T1 will be 0.5. जब 1 minus 0.5 करेंगे तो वो 0.5 ही आएगा. जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो that will be 50%. So 50% जो है वो उसकी एफिशिएंसी होगी. और विदाउट कैलकुलेटर इसी तरह का ही आएगा मुमकिन है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. 2020 में जब आया कैलकुलेटर अलाउ नहीं था तब भी, लेकिन तब नन ऑफ चीज का ऑप्शन नहीं था. अब नन ऑफ चीज का ऑप्शन है इन मोस्ट क्वेश्चंस. सो विच विल हार्ड देम टू. तब तो था ना कि डेसिमल गैस करें 10 की पावर गैस करें और आप आंसर लगा लें क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं ला सकते. राउंड ऑफ मेथड एस्टिमेट लग सकता है लेकिन नन ऑफ दीज में एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता. So hopefully they have to stick to the plan. For an ideal gas, the product of temperature and density is equal to, so we know PV is equal to nRT. And volume क्या होता है? Mass बटा density. N को 1 लेने चाहिए. तो question the product of temperature and density is equal to PM over R. N का नहीं है उस लिहाज से तो इसे हम PM over R. N usually 1 ही लिया जाता है. 1 mole. Okay, next question 95. The process in which the internal energy of the system remains constant is. किस process में internal energy जो है वो system की change नहीं होती, remains that process is known as isothermal क्योंकि temperature constant है. Internal energy is directly linked to temperature, change in temperature, so temperature constant है, so internal energy भी constant होगी. In free expansion of the gas, internal energy of the system is remains unchanged. फ्री एक्सपेंशन गैस में भी यही सेम हम लॉजिक ऊपर वाला अप्लाई करेंगे और इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी. फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन अ सिस्टम अब्सॉर्ब 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एट द सेम टाइम दस 500 जूल ऑफ वर्क. तो 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरीज और 1 कैलोरी में आपके पास होते हैं 4.14 I think 4140 और इसमें से आपने वर्क माइनस करके इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं. करेक्शन इज 4184 4.18 होगा. सो माइनस 500 जूल कर लें तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी. तो दैट विल बी 3684 जूल. ओके, थर्ड लास्ट क्वेश्चन. Doppler effect is independent of. ये किससे इंडिपेंडेंट है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सारी बात है फॉर्मूले का हिस्सा है. वेलोसिटी ऑफ लिसनर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता. स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू मेजर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्शन और ऑल ऑफ दिस. तो ये इनमें से क्या करने के लिए इस्तेमाल? इससे आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी मालूम कर सकते हैं, डिस्पर्शन भी. So its answer is all of these. Last, entropy, what does it mean? So it means disorderness as well as mean randomness. So both A and B is the answer for the last question. So that's it. So that's it from my side. See you for solid test next, solid revision test, inshallah.